10th क्लास का प्रकाश का परावर्तन का ये लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखते हैं लोग, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है क्या, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इन तीनों से आप क्या समझते हैं, इन तीनों को लघु उत्तरीय क्वेश्चन है तो इनको आंसर बताते हैं लोग। तो उत्तर अपसारी किरण पुंज, तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है, वही अपसारी किरण पुंज होता है। ठीक है, समांतर किरण पुंज क्या होता है दूसरा, तो ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे से समांतर होती है। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे कि हमारा सूर्य का प्रकाश है से आते किरण पुंज को समांतर किरण पुंज माना जाता है। ठीक है, सूरज के प्रकाश का जो लाइट होता है उससे जो किरण पुंज आता है तो उसको हम लोग समांतर किरण पुंज मानते हैं लोग। और आप लोग एक और चीज़ जानते हैं कि जो लाइट होता है हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है तो वो समांतर किरण पुंज ही आता है। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, अतः ऐसे किरण पुंज में किरण के बीच की दूरी घटती जाती है। ठीक है, समझ गए, 3 प्रकार के किरण पुंज। अब आते हैं लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 2, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो पहला हम इसको लेते हैं लोग, पारदर्शी पदार्थ, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है लोग। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया। ठीक है, जिससे हम लोग आर पार देख लेते हैं लोग, वही हमारा क्या होता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर। ठीक है, जिससे धुंधला धुंधला चीज़ दिखाई दे आर पार, वही क्या होता है, पारभासी होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं लोग अब इसका तीसरा, अपारदर्शी, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी का गेट, लोहा, पत्थर, पेंट इत्यादि अपारदर्शी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 3 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो उत्तर होता है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, ये आप लोग भारती भवन का किताब फिजिक्स का देखिएगा लोग, तो वहाँ पर फिगर भी बनाया हुआ है। ठीक है, वो आप लोग उससे भी समझिएगा लोग। दूसरा इसका क्या बोला है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक और आभासी, आभासी मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। ठीक है, इन दोनों में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इसका आंसर देख लेते हैं लोग। चलिए, उत्तर वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं लोग। ठीक है, रियल इमेज, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और यह हमेशा वस्तु के आकार का उल्टा होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब देखा जाए क्या होता है। ठीक है, वर्चुअल इमेज, तो किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से अपसृत होती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह वस्तु के आकार का हमेशा क्या होता है, सीधा ही बनता है। वस्तु से हमेशा क्या होता है, सीधा बनता है। ठीक है, पेपर में याद रखिएगा लोग, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, इनको दोनों में अंतर लिखने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं लोग, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो चलिए देखते हैं लोग आंसर। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और
प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के बारे में पहले लिखते हैं लोग। इसमें परावर्तन सतह धंसी होती है, उभरे भाग पर पॉलिश किया जाता है। ठीक है, अब वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं लोग। अब उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं लोग। इसमें परावर्तक सतह उभरी रहती है, ओके, और धंसे भाग पर पॉलिश किया जाता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लोग। अब एक चीज़ याद रखिए, गोलीय दर्पण और के बारे में। गोलीय दर्पण को ना दो भाग में बांटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो ये आप लोग एक बार किताब में देख लीजिएगा लोग, आप लोग उस फिगर से ना कुछ ज़्यादा समझ में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं लोग। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर होगा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। किस दर्पण के केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल या उत्तल या समतल? तो इसका आंसर होता है भाई, उत्तल दर्पण का ही क्या होता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर या पीछे देखने आईना के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं ध्रुव फोकस के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इन्हीं कारणों से इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिससे पीछे का पूरा गाड़ी वाड़ी जितना सारा चीज़ है वो सब क्या होता है, उसी मिरर में दिख जाता है। इसीलिए इसको साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं लोग। हो गया, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं लोग। ठीक है, चलिए बाय।